आज हम लोग का पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी। ज्ञान बिंदु का जो पहला चैप्टर है ऑब्जेक्टिव कोशिका सेल, ठीक है, उसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। आइए पहला देखना है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, तो ये ऑप्शन जो है एक और दो दोनों सही है। कोशिका सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है सजीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण जो है संभव नहीं है। ये दोनों सही है, एक और दो। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो इसमें दिया है इनमें से सभी। इनमें से सभी दिया है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, कोशिका केंद्र स्थित कोशिकांग। इनमें से सभी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं। सभी को साइटोसोम कहते हैं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है? तो केंद्रक शामिल नहीं होता है। साइटोसोम के अंतर्गत जो है केंद्रक शामिल नहीं होता है। केंद्रक शामिल नहीं होता है साइटोसोम के अंतर्गत। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स। ठीक है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोइड्स। कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? रसधानी। रसधानी जो है ऑर्गेनोइड्स नहीं है। कौन सी एक सही नहीं है? तो सही नहीं है इसका ऑप्शन है 3C नंबर। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ये गलत है। अलग अलग रचना अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं, ये गलत है। अब आते हैं तरल मोजक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तरल मोजक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो ये तीनों कथन सही है। यह मॉडल कोशिका की संरचना को बताता है। तरल मोजक जो है कोशिका के झिल्ली की संरचना को बताता है। तरल मोजक मॉडल जो आया था 1972 में सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तुत किया था 1972 में। और इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीचों बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तीनों ऑप्शन सही है। अब आते हैं कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फैलीजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर है। कोशिका झिल्ली। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करता है? कोशिका झिल्ली। प्रसारण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रसारण की क्रिया संपन्न होता है। कोशिका उत्तक, कोशिका अंगक, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 4। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये गलत होता है। राइबोसोम जो बना होता है आरएनए का बना होता है। राइबोसोम लिपिड किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। ये लिपिड दिया है इसलिए इसमें गलत है। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका के विभाजन का कार्य करती है? इसको कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? उसको कहते हैं मीसोसोम। अब आते हैं कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है? तो गोल्जी काय। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का स्थल को क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। अब आते हैं कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं कोशिकाएं परिवर्तन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? इसको कहते हैं अंतर्द्रव जलिका। अंतर्द्रव जलिका कहते हैं। कोशिका संरचनाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव के आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्द्रव जलिका। कथनों पर विचार करना है। चिकनी अंतर्द्रव जलिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है, ये गलत है।
ये गलत है। चिकनी अंतर्द्रव जलिका प्रोटीन के संश्लेषण के स्राव में भाग लेती है, ये गलत है। प्रोटीन में भाग नहीं लेती है, लिपिड में भाग लेती है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। खुरदरी अंतर्द्रव जलिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है, ये गलत है। ये लिपिड के संश्लेषण में नहीं होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न तो एक न दो, ऑप्शन नंबर 4। कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। कोशिका का अंचल संपत्ति किसको कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। विचार करना है, देखते हैं विचार करके। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। गल्जिकाओं को कोशिका के अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। गल्जिकाओं को कोशिका के अणु का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। विचार करना है, विचार करना है, देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है और डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जिकॉय द्वारा नहीं किया जाता है? गोल्जिकॉय के द्वारा नहीं किया जाता है अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन जो है गोल्जिकॉय के द्वारा काम नहीं किया जाता है। अब आते हैं सुमेलित नहीं है, देखना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है पेलेट कण, पेलेट कण जो है स्फीरोसोम दिया है, ये सुमेलित नहीं है। पेलेट कण में राइबोसोम होता है। पेलेट कण में क्या होता है? राइबोसोम होता है। और बाकी सब देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये सही है। सबसे बड़ा अंगक होता है लवक, ये भी सही है। सबसे बड़ा अंगक होता है लवक, ये सही है। आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम, ये भी सही है। अब पेलेट कण में क्या होता है? राइबोसोम होता है, ना कि स्फीरोसोम होता है। तो यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं कौन सी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन सा है? तो हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन होगा। गोल्जिकाय का अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, अंतर्द्रव जलिका का होता है, हरित लवक का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? तो गोल्जिकॉय का होता है, अंतर्द्रव जलिका का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वह हरित लवक का होता है। कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पादप में पाया जाता है लवक, परंतु जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है पादप में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। वह बड़ी रिक्तिका जो है ये भी पादप में पाया जाता है, वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही। कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है जंतु में पाया जाता है परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? ठीक है, केंद्रक। कोशिका विभाजन के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता का भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक। अब आते हैं किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जिकॉय। गोल्जिकॉय किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जिकॉय। गोल्जिकॉय से लाइसोसोम बनता है। कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए उसके अंग को प्रोटीन के संश्लेषण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया व लवक। माइटोकॉन्ड्रिया व लवक जो है डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए अपने स्वांग को प्रोटीन का संश्लेषण कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया व लवक। विचार करना है, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। वैसी केंद्रक जो जिसमें पूर्ण रूप से विकसित, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं?
यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बताइए कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी आकृति के अनुसार परिस्थितियों में तुरंत बदल देता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। अब आते हैं, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत होता है साइटोसोम व केंद्रक। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत होता है, प्रारूपिक कहने का मतलब होता है फंक्शनल, प्रारूपिक कहने का मतलब होता है फंक्शनल सेल के अंतर्गत होता है साइटोसोम व केंद्रक। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, हाँ, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाया जाता है ईआर में, अंतर्द्रव जालिका में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव जालिका में, ईआर में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है ईआर में, यानी कि अंतर्द्रव जालिका में। 70 राइबोसोम पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। 70 राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। रंगीले लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। रंगीन लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। केंद्रक झिल्ली व माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। अंतर्द्रव जलिका केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। अंतर्द्रव जलिका केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल। किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? सेंट्रियोल। लाइसोसोम में जमा रहता है क्या? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना रहता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है एटीपी के निर्माण से। पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस एमआरएनए। पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस एमआरएनए। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था किसने? निकलसन व सिंगर ने। तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत किया था सिंगर व निकलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। अवर्णीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था? जीव द्रव का। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग का खोज किया था? जीव द्रव का। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव व केंद्रक। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव व केंद्रक। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन दोनों से। पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? जीवाणु में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है जीवाणु में। किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है जीवाणु में। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। ईआर की बाहरी झिल्ली पर उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ईआर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन का। राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन से। अब आते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। नील हरी सवाल में तरल रुधिर कणिकाओं में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं
प्रोकैरियोटिक में, नील हरी शैवाल में, लाल रुधिर कणिकाओं में, सभी हो जाएगा। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है गोल्जी उपकरण। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है गोल्जी उपकरण। अब बताएं कोशिकांग में कौन सा ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर व बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। कोशिकांग का कौन सा ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवेने। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? क्रिश्चियन डी डवेने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णनात्मक परागमय होती है क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन देखिएगा। कोशिका कला वर्णनात्मक परागमय होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य परमाणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से एक पौधे की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम का। कौन से एक पौधे की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम का। कोशिका अंगक में कौन सा एक अर्धपरागमय है? कोशिका झिल्ली। अर्धपरागमय कौन सा है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये कोशिका के बारे में सही नहीं है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब आते हैं कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है क्या? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव व अन्य कोशिकांग। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किसका बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव व अन्य कोशिकांग का। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है ओफियोग्लोसम में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है ओफियोग्लोसम में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? नल एवं रस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? नल एवं रस्का। अंतःप्रदव जालक की खोज कौन किया है? पोर्टर ने। अंतःप्रदव जालक का खोज कौन किया था? पोर्टर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वाल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान किया था कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार व अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रदवी जलिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार व अनियमित नलिकाएं जो घना जाल का बना होता है उसको क्या कहते हैं? अंतःप्रदवी जलिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, लवक भी पादप में पाया जाता है, रिक्तिकाएं भी पादप में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जो होता है पादप में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक व रिक्तिकाएं सभी सही है।
कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णनिलवक मुक्त पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। अवर्णनिलवक मुक्त पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फूल और बीज को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। फूल और बीज को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। वह फिर फूल व बीज के बीच आकर्षक रंग प्रदान करता है तो वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब आते हैं पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड। पावर हाउस किसको कहते हैं कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का? ऊर्जा कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका विभेदित करती है सेंट्रियोल। जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है सेंट्रियोल। सेल नाम का जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था क्या? सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम कौन किया था? ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? ब्राउन ने। डीएनए हेक्सिल प्रारूप कौन दिया था? डीएनए का डबल हेक्सिल वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह किसका कथन है? हेक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह किसका कहना है? हेक्सले। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव शब्द का प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसमें? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है किसमें? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बंधन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बंधन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। कोशिका भित्ति सेल वाल होती है पराग में। कोशिका भित्ति सेल वाल होती है पराग में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है लवक। जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है लवक। प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ किसको कहते हैं? एपोप्टोसिस को कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ किसको कहते हैं? एपोप्टोसिस को कहते हैं। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? स्राव करना। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? स्राव करना। अब आते हैं किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति दोनों। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति दोनों। पादप कोशिका व पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट व कोशिका भित्ति दोनों के कारण। अब आते हैं
किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, तो ये है स्लाइडेन व स्वान ने। यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किसने किया था कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? तो स्लाइडेन और स्वान ने। 2 और 4 सही होगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है। 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ में क्या होता है? जल होता है। प्रासरण की भाषा है अर्धपरागमय कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता व विलायक प्रवाह। प्रसारण की परिभाषा है अर्धपरागमय कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाहरी प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। जल बाहरी प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाहरी प्रसारण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पसारी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलता है क्यों? अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलना चालू कर देता है अंतःशोषण के कारण। उर्वरक की अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है बाहरी प्रसरण के कारण। उर्वरक से पौधे की मृत्यु हो जाती है बाहरी प्रसरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि और मरम्मत का काम कौन करता है? शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? समसूत्री। शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? समसूत्री। केशोरुको के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। केशोरुको के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था होता है प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता में होता है? कोशिका पट्टी। 1 नंबर। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका। माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? एनाफेज। माइटोसिस जो है सबसे कम समय में पूर्ण होता है एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? 8। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगी? आंसर होगा 8। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। प्रगति किस अवस्था में होता है? पैकिटीन। प्रगति किस अवस्था में होता है? पैकिटीन। 2 से शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 50। 2 से शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 50। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? प्रोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। कथन पे विचार करना है तो 1 और 2 दोनों सही है। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोजोम भी एक बार विभाजित होता है।
अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। ऑप्शन सी दोनों सही है। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल 1 बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी 1 बार। वह अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। ए और 2, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटाना द्वारा किया गया था? केंद्रिका। केंद्रिका का खोज किया गया था फंटाना द्वारा। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का निम्न कार्य क्या है? तो उपरोक्त सभी है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि व क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य कौन कौन सा है? तो सभी है। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि व क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत, तीनों सही है।